हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 12th व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं 2 लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर में ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? व्यावसायिक पर्यावरण। तो 2 शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक व्यावसायिक और एक पर्यावरण। अब व्यवसाय तो आप समझते हो ना, मान लेते हैं ये कोई व्यापार है, ठीक है, ये व्यापार है। इस व्यापार का जो पर्यावरण है उसको व्यावसायिक पर्यावरण बोलते हैं। इस व्यापार का पर्यावरण कौन सा होगा? इस व्यापार का पर्यावरण वो सभी व्यक्ति हैं, वो सभी संस्थाएं हैं। देखो, व्यक्ति, वो सभी संस्थाएं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, और वो सभी अन्य शक्तियां, वो सारी की सारी अन्य शक्तियां जो किसी व्यापार के बाहर है। देखो, हमारा व्यापार यहां है और ये सारे के सारे व्यक्ति, सारी की सारी संस्थाएं, सारी की सारी अन्य शक्तियां, अन्य पावर्स, ये सारी की सारी व्यापार से कहाँ है? व्यापार के बाहर है। पर ये क्या करते पता है? ये व्यक्ति, ये संस्थाएं, ये और भी कई सारी अन्य शक्तियां, ये व्यापार के परिचालन को प्रभावित करती है। क्या करती है? व्यापार के परिचालन समझते हो? ऑपरेशन को प्रभावित करती है। अरे वाह, मतलब इस व्यापार के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी परिचालन हो रहा है, परिचालन यानी कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो काम चल रहा है, जो फैक्ट्री में चल रहा है, जो परचेज और सेल चल रहा है, क्रय विक्रय चल रहा है, जो भी इस व्यापार हम कर रहे हैं उसमें जो भी हमारा काम चल रहा है, उस काम को वो सभी व्यक्ति, वो सभी संस्थाएं, जो अन्य शक्तियां जो हमारे व्यापार से बाहर है, लेकिन इस परिचालन, इस काम को वो क्या करती है? फिर भी प्रभावित, मतलब हमारे व्यापार से बाहर है लेकिन हमारे फिर भी व्यापार के अंदर जो भी काम चल रहा है उसको प्रभावित कर लेती है। तो ऐसे सभी व्यक्ति, अन्य संस्थाएं या जो अन्य शक्तियां हैं, ये सभी की सभी कहलाती है व्यावसायिक पर्यावरण। इसी को बोलते हैं व्यावसायिक पर्यावरण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा डेफिनेशन। तो बिल्कुल आप एग्जाम में लिख सकते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी व्यक्तियों, उन सभी संस्थाओं और उन सभी अन्य शक्तियों से हैं जो व्यापार के बाहर है परंतु व्यापार के परिचालन को प्रभावित करती है, वे सभी व्यावसायिक पर्यावरण कहलाती है। बस हो गया, सिंपल। ओके, अच्छा, अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये जो व्यक्ति हैं ये कौन कौन हो सकते हैं? जैसे ग्राहक हो सकता है। ग्राहक की अगर रुचि चेंज हो गई, ग्राहक का फैशन चेंज हो गया, तो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिकने वाला नहीं है। यस। और कौन हो सकता है? आपके प्रतिस्पर्धी। वैसे प्रतिस्पर्धी संस्थाएं होती है, मैं व्यक्ति मान लेता हूं, अगर कोई प्रतिस्पर्धी है अगर वो भी प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दूँ आपको पता है बायजूस का एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? ऐसे एग्जाम्पल कुछ याद आते रहेंगे मुझे। बायजूस का एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? शाहरुख खान। जब पता चला कि शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के कनेक्शन की वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो तुरंत बायजूस ने क्या किया? ऐसा न्यूज़ में आया, ऐसा सुनने को मिला कि अब शाहरुख खान बायजूस पे ऐड नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति ने आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता अगर उसे ऐड करवा देते, पर बाद में पता चला जो उसका बेटा है, आर्यन खान क्या नाम है, वो निर्दोष है। तो ऐसा पता चला, फिर उन्होंने ऐड कैंपेन वापस स्टार्ट किया। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्राहक हो गया, प्रतिस्पर्धी हो गया, अन्य कोई भी हो सकता है, वो अगर आपके व्यापार को प्रभावित कर रहा है तो आपके व्यावसायिक पर्यावरण के अंदर आता है। संस्थाओं में आपके प्रतिस्पर्धी संस्थाएं आ गई, और हाँ, संस्थाओं के अंदर जैसे कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे इसमें ना संस्था तो नहीं है लेकिन सरकार जो होती है ना, वो भी आपके व्यापार को प्रभावित कर सकती है। अन्य शक्तियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, उनको भी मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। अन्य शक्तियों के अंदर जैसे आर्थिक शक्तियाँ आ गई, ठीक है, सामाजिक शक्तियाँ आ गई, तकनीकी शक्तियाँ आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। आज से कुछ टाइम पहले जब नया नया ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आया था तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे थे जो बोल रहे थे भैया हम तो नहीं अपनाएंगे, हमारे यहाँ नहीं है पेटीएम वेटीएम कुछ भी,
फ़ोन पे हम नहीं यूज़ करेंगे, हमको तो कैश चाहिए। तो लोग जो आज के युवा है वो अधिकतर क्लिक पे करते हैं। ठीक है भाई साहब, तू नहीं तो तेरा भाई दूसरा सही। एंड में क्या हुआ, अभी आप देख रहे होंगे हर सब्जी की दुकान पे, हर किराने की दुकान पे, हर छोटी दुकान पे, बड़ी दुकान पे, नुक्कड़ वाली दुकान पे, हर जगह आपको वो मिल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया, ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई ऑनलाइन पेमेंट की, उसने क्या कर दिया, सभी व्यापार को प्रभावित कर दिया और सभी व्यापार को उसे अपनाना ही पड़ा। जो अड़ जाए मैं नहीं अपनाऊंगा, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ बहुत बुरा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आई होप आपको अर्थ समझ में आया होगा। अभी तो स्टार्टिंग है भैया, आगे देखो होता है क्या। अभी तो ये तो बोलते ना टीजर है, ये तो ट्रेलर भी नहीं, टीजर। ओके, अभी पूरी मूवी बाकी है, अभी पूरा चैप्टर बाकी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे व्यावसायिक पर्यावरण के कुछ विशेषताओं पर। ये पूरा हटा देता हूं। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या क्या है। तो व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं, देखो बच्चा, यहां पर जो मैं बोलूंगा, जिस भी पॉइंट के बारे में जो मैं बोलूंगा, जो एग्जाम्पल दूंगा, जो उदाहरण दूंगा, वो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। यस, क्योंकि जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जो भी उदाहरण दूंगा, जो चीज़ें समझाऊंगा, वो आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पर हिंदी मीडियम में वो समझ में नहीं आएगी। आपको एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना, बहुत टफ लैंग्वेज दे रखा है। मैं उसको इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, आपको पॉइंट याद करना है, उसके अंदर जो मैं बताऊंगा वो आप जैसा मैं बता रहा हूं वैसा एग्जाम्पल सहित आप एग्जाम में लिख के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो उसको फालतू में समझना जो बोलने वाला हूं कि सर ये तो मन से एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरे भैया, मन वन नहीं चलता है इधर, जो लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर वही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट विशेषता है इसकी बाह्य शक्तियों की समग्रता। बाह्य या बाहरी लिख सकते हो, बाहरी शक्तियों की समग्रता। भाई किसकी हम विशेषताएं कर रहे हैं, एक बार जरा मुझे बताइए, हम विशेषताएं किसकी कर रहे हैं? व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं कर रहे हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो व्यावसायिक पर्यावरण की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है, बाहरी शक्तियों की समग्रता है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि व्यापार से बाहर वो सभी व्यक्ति, वो सभी संस्थाएं, वे सभी शक्तियां जो व्यापार से बाहर हैं, और वो सभी संस्थाएं, सभी शक्तियां, सभी व्यक्ति मिलकर के व्यापार को प्रभावित करते हैं, उन्हीं को व्यावसायिक पर्यावरण बोलते हैं। तो व्यावसायिक पर्यावरण के अंदर जो भी शक्तियां होती है वो बाहरी शक्तियां होती है, और वो एक साथ मिलकर करके जो है किसी भी व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं। तो जो व्यावसायिक पर्यावरण है वो व्यापार के बाहर की जितनी भी शक्तियां हैं उनकी समग्रता है, यानी कि उन सब एक साथ अटैक करती है, वो एक एक करके नहीं करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, दो तरह के आपके मामले हैं यहां पर, दो तरह की शक्तियां हो सकती है। एक होती है विशिष्ट, ठीक है, कैसी, विशिष्ट, और एक होती है साधारण। विशिष्ट शक्तियां, साधारण शक्तियां। देखो, साधारण शक्तियां वो होती हैं जो सभी व्यापारों को प्रभावित करती है। आप अकेले प्रभावित नहीं होंगे, सब प्रभावित होंगे, सभी व्यापार क्या होंगे, प्रभावित। विशिष्ट वो है जिससे केवल आपका व्यापार प्रभावित होगा, केवल आपका, या कोई विशिष्ट व्यापार उससे प्रभावित होगा। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो है स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई गाइडलाइंस लेके आ जाती है, हेल्थ सेक्टर के लिए कोई नया कानून लेके आ जाती है, तो उससे कौन सा सेक्टर प्रभावित होगा, कि हेल्थ वाला, है ना। और एक नॉर्मल गाइडेंस लेके आ जाती है सभी व्यापारों के लिए, पूरे भारत में जितने भी व्यापार हैं उन सब के लिए, तो वो साधारण है, सभी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो दो तरह की शक्तियां मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, एक विशिष्ट होती है जो केवल स्पेशल होती है और विशिष्ट व्यापार को ही प्रभावित करती है, हर किसी पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक साधारण शक्तियां वो होती है जो सभी व्यापार को प्रभावित करती है। लेकिन आपकी बुक की अगर लैंग्वेज की बात करें तो उन्होंने इस तरीके से बताया है,
तो उन्होंने बताया है कि भाई व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण दोनों शक्तियाँ सम्मिलित होती है, विशिष्ट भी होती है और साधारण भी होती है। विशिष्ट शक्तियों में जैसे निवेशक आ गए, मतलब वो आपके स्पेशली व्यापार को प्रभावित करेंगे, जैसे इन्वेस्टर हो गए, इन्वेस्टर प्रभावित कर सकते हैं। प्रतियोगी हो गए, आपूर्तिकर्ता हो गए, सप्लायर हो गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ विशिष्ट शक्तियाँ कैसे आपके व्यापार को प्रभावित कर सकती है। जैसे जियो आया, प्रतियोगी है ना, कॉम्पिटिटर रहा। टेलीकॉम तो समझते हो ना, जिससे हम मोबाइल पे बात करते हैं ना, इनको टेलीकॉम कंपनीज बोला जाता है, टेलीकॉम कंपनीज। और टेलीकॉम कंपनीज खोलने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी हम बातचीत वगैरह करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू होती है, और सैटेलाइट अपने पड़ोसी के अब्बा की नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है, जिसको टेलीकॉम लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो टेलीकॉम लाइसेंस 4G का किसने लिया? जियो ने स्टार्ट किया, और उसने पूरी प्लानिंग करने के साथ इंडिया में जियो लॉन्च कर दिया 4G। ठीक, अब जब ये इतने बड़े लेवल पर ये मामला हुआ और जियो स्टार्ट हुआ, तो उसके जितने भी जियो से पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे ना, प्रतियोगी थे, कौन कौन थे? एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, BSNL, है ना, और भी कुछ चीज़ें थी। तो वो सब कंपनियां क्या हो गई? एयरटेल को छोड़कर बाकी सब। एयरटेल को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उसको। ठीक है, लेकिन बाकी सारी कंपनियां तो बाहर ही हो गई। एयरटेल और वोडाफोन तो चलो अभी भी संघर्ष कर रही है, लेकिन संघर्ष कर रही है ना, मजे तो नहीं ले रही, मजे तो जियो ले रहा है। तो देखो वो उसने क्या किया, 4G जो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया जियो, उसने हर व्यापार को प्रभावित नहीं किया, विशिष्ट व्यापारों के लिए वो चुनौती लेके आया। बाकी सब व्यापारों के लिए तो वो बढ़िया फायदा लेके आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के व्यापार बढ़े। ओके, और साधारण शक्तियाँ वो होती है जो सभी को प्रभावित करती है। जैसे जियो लॉन्च हुआ 2 तरीके से। जब जियो लॉन्च होने के बाद 4G जब टेक्नोलॉजी आई, तो विशिष्ट प्रभाव किस पे पड़ा? विशिष्ट प्रभाव पड़ा टेलीकॉम दूसरी कंपनियों से, प्रतियोगी कंपनियों से, क्योंकि उनकी कंपनियां ही बंद हो गई। और इसका साधारण प्रभाव किस पे पड़ा? आम जनता पे, नॉर्मल जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं उन पे पड़ा। ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ गई और ओके टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तो इस तरीके से व्यापार से जो बाहर की शक्तियाँ होती हैं वो विशिष्ट और साधारण 2 तरह की हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। आंतरिक संबंध, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसके बारे में जितने एग्जाम्पल दे उतना कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को रोकूं, ठीक है, ताकि अपना लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं। हाँ, आंतरिक संबंध काफ़ी बच्चों को होता है ना, डिटेल में नहीं पढ़ना होता, बस सर फटाफट बता दो, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, थोड़े थोड़े नंबर लाएंगे। हाँ भैया, आंतरिक संबंध, जितनी भी ये शक्तियाँ होती ना, इनमें इंटरनल रिलेशन होते हैं। आंतरिक मतलब इंटरनल, संबंध मतलब रिलेशन। आंतरिक संबंध होते हैं, किसी को पता ही नहीं होते, लेकिन होते हैं। सामने से लग रहा होता है अच्छा ये है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके बीच में दूसरे संबंध भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे। तो आंतरिक संबंध ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या हो, अगर चाय पत्ती जो है, चाय पत्ती चाय में डालते हैं ना, वो बहुत महंगी हो जाए। मान लेते हैं अभी जो आप चाय का पैकेट लेके आ रहे हो, 100 रुपये में जो भी लेके आ रहे हो, वो अगर 1000 रुपये का मिलने लग जाए, तो क्या होगा? इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे छोड़ो चाय भाई यार, बहुत खर्चा हो रहा है, इतनी महंगी चाय थोड़ी पियेंगे। तो फिर क्या होगा? चाय पत्ती की मार्केट में मांग कम हो जाएगी, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि चाय पत्ती महंगी हो गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। महंगी क्यों होगी? क्योंकि आगे से सप्लाई नहीं आ रही है। मान लेते हैं चाय पत्ती की इस बार खेती बाड़ी हुई नहीं, अकाल पड़ गया या कुछ हो गया, तो उस वजह से चाय पत्ती हो गई महंगी। तो चाय पत्ती जब महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। तो केवल इतना ही है क्या? नहीं भैया, चाय पत्ती की अगर मार्केट में डिमांड कम हुई, लोगों ने चाय पत्ती अगर खरीदना बंद कर दिया, तो भैया शक्कर कौन खरीदेगा? फिर चाय में शक्कर भी तो डालते हैं लोग, फिर घर पे चाय बनी नहीं, शक्कर क्या काम की? और क्या यूज़ आता है शक्कर का? जितना चाय में यूज़ आता है इतना अदर एक्टिविटी में थोड़ी आता है डेली का। तो ये आंतरिक संबंध है, मतलब चाय पत्ती नहीं बिकेगी तो शक्कर भी नहीं बिकेगी, है ना। और अगर चाय पत्ती बिकेगी तो शक्कर बिकेगी, कुछ चाय बनाने के लिए शक्कर भी चाहिए और भी मसाले चाहिए। तो ये आंतरिक संबंध होते हैं। ऐसे आंतरिक संबंध बहुत सारे होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अच्छा, अब यार शक्कर वाला सोच रहा होगा यार प्रॉब्लम चाय वालों की, हमारा व्यापार बंद करा दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये व्यावसायिक पर्यावरण बड़ा खतरनाक होता है, इसका समय समय पर अच्छे से अध्ययन करना होता है हर व्यापारी को, नहीं तो व्यापार से बाहर फेंक देता है। गतिशील प्रकृति,
जो व्यावसायिक पर्यावरण होता है वो गतिशील प्रकृति का होता है। कैसा होता है? गतिशील। गतिशील मतलब समझते हो, डायनेमिक। और हार्ड कर दिया नहीं, चलो मैं बताता हूँ। गतिशील मतलब बहुत स्पीड से परिवर्तन होते हैं व्यावसायिक पर्यावरण में, क्योंकि व्यावसायिक पर्यावरण में कोई एक शक्ति नहीं होती है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि व्यक्ति, वो सभी संस्थाएं, और मैंने बोला अन्य शक्तियां। तो व्यक्ति भी आ गए, संस्थाएं भी आ गई, सरकार भी आ गया, प्रतियोगी भी आ गया, निवेशक भी आ गया, आर्थिक पर्यावरण भी आ गया, सामाजिक पर्यावरण भी आ गया, राजनीतिक पर्यावरण भी आ गया, तकनीकी भी आ गया। तो बहुत सारे परिवर्तन हर पल, मैं बोल रहा हूँ, और अभी कुछ ना कुछ किसी न किसी लैब में टेक्नोलॉजी नहीं बन रही होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5G आने वाला है, ठीक है, उससे बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। हो सकता है जो अभी आप सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, उससे भी अच्छी कुछ चीज़ें आएगी। ओके, तो हर जगह कुछ ना कुछ अभी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गतिशील प्रकृति के होते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर चेंज, परिवर्तित होता रहता है, और वो भी स्पीड के साथ में। ओके, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित। आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, अनिश्चित होता है। पूर्वानुमान समझते हो, पहले से आप अनुमान इसका नहीं लगा सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है। एक बार तो लग रहा था जब कोरोना आया कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ, है ना। तो अनिश्चित होता है पर्यावरण। कब गवर्नमेंट चेंज हो जाए पता नहीं, राजनीतिक परिवर्तन आ जाए पता नहीं, कब समाज के लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाए, कुछ सामाजिक परिवर्तन आ जाए, रीति रिवाज वगैरह फैशन में कुछ परिवर्तन आ जाए, कब जो है टेक्नोलॉजी न्यू आ जाए, है ना। तो हर तरीके से कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है, और वो अनिश्चित है। आप कभी भी चाह करके इसको फिक्स नहीं कर सकते। आप इसको आगे क्या होने वाला है उसके बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, मतलब ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते आप, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इसका अध्ययन करके अपने आप को रेडी कर सकते हैं, ताकि आप इन चुनौतियों का सामना कर सकें। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो विशेषता होती है कि अनिश्चित होता है व्यावसायिक पर्यावरण। जटिलता, जटिलता का मतलब बहुत जटिल है। जटिल मतलब बहुत मुश्किल है। व्यावसायिक पर्यावरण को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पूरा एक ऐसे वायर हैं जो बिल्कुल यूं उलझे पड़े हैं, है ना, ऐसे। अब इसको सुलझाओ, बहुत मुश्किल है। तो व्यावसायिक पर्यावरण भी ऐसा है, बहुत सारी शक्तियां हैं। कोई राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, रीति रिवाज है, सरकार है, कानून है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं। वो सब मिलकर के किसी व्यापार को प्रभावित करती है। तो इसको समझना बहुत जटिल होता है। तो फिर क्या करें? नहीं समझे? नहीं, इसको समझा जा सकता है। इसकी जटिलता को कम किया जा सकता है अगर एक एक चीज को समझा जाए। पहले आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, सरकार क्या चेंजेस लेके आ सकती है, कौन सा नया कानून बन रहा है, लोगों की रोजगार कितना है इस बार, लोगों की आय कितनी है। ऐसी हर चीज़ को अलग करके अगर आप समझेंगे तो इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी, अवसर भी मिलेंगे और खतरे भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मकता। बिल्कुल, आप तुलना कर सकते हैं अपने देश की किसी दूसरे विदेश के साथ। मतलब आप एक कंट्री के व्यावसायिक पर्यावरण की तुलना दूसरी कंट्री के साथ में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान का व्यावसायिक पर्यावरण कैसा होगा और भारत का व्यावसायिक पर्यावरण कैसा होगा, अगर ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? अरे पाकिस्तान से तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ तो राजनीतिक अस्थिरता है। राजनीतिक अस्थिरता मतलब कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरे ही नहीं कर पाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, पता चला फैक्ट्री खोली, कोई बम फोड़ के चला गया, है ना। तो वहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ का अच्छा है। तो आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर चले जाओ तालिबान, ठीक है, अफगानिस्तान में चले जाओ, वहाँ व्यापार कर लेना। चलो, तो तुलना कर सकते हैं। इससे अच्छा आप दूसरी डेवलप कंट्री से भी तुलना कर सकते हैं, वहाँ का वातावरण और यहाँ का कैसा है, ठीक है। ओके, तो ये था आपके व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है ना कि इसके एक एक पॉइंट पे एक एक घंटा बोला जा सकता है। कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया, चलो बोल दिया है तो ओके, पर सब ये सच है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम समझते हैं
व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। जिसने ये लेक्चर पूरा अटेंड किया ना, उसको बहुत ज़्यादा अक्ल आने वाली है, बहुत सारा नई चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें उसको मिलेगी, थ्योरेटिकल नहीं। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। ओके, ठीक है, ओके, समझते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है, क्यों व्यावसायिक पर्यावरण इतना जटिल है, और फिर भी हम उसका अध्ययन क्यों करें, हम उसका विश्लेषण क्यों करें, हम बाहरी शक्तियों को क्यों पहचाने, उसके बारे में क्यों सोचे, भाड़ में जाए ना। नहीं, अगर ऐसा बोला ना तो वो आपके व्यापार को फिर डुबा देंगे, या फिर कोई अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। फर्स्ट, संभावनाओं या अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। ये पहल क्या है मैं बताता हूं, करने के लाभ। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, भले ही वो जटिल हैं, लेकिन आप व्यावसायिक पर्यावरण का अगर अध्ययन करेंगे, आप आर्थिक पर्यावरण को देखेंगे, आप सामाजिक चीज़ों को देखेंगे, राजनीति में क्या चल रहा है वो देखेंगे, तकनीकी टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखेंगे, अपने कॉम्पिटिटर कौन है, वो क्या नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, क्या नई चीज़ें लेके आ रहा है, आप उस पर भी ध्यान देते हैं। आप सरकार कौन सा नया कानून बना रही है, कानूनी पर्यावरण पे भी आप ध्यान देते हैं अगर, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। आप इतना सब जब अध्ययन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे अवसर दिखेंगे। जो इसका अध्ययन नहीं करेगा उसको अवसर नहीं दिखेगा, लेकिन जो इसका अध्ययन करेगा उसको क्या देखेंगे, अवसर, अपॉर्चुनिटीज की पहचान होगी, और उस अवसर का वो लाभ उठा सकता है। और लाभ, पहल और लाभ क्या, देखो, जो सबसे पहले अवसर को पहचानेगा, उसको वो सबसे पहले पहल करेगा, मतलब उस अवसर के ऊपर काम करेगा, तो सबसे पहले जो आएगा वो सबसे ज़्यादा लाभ कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब जियो लॉन्च हुआ, उसकी कहानी कुछ इस तरीके से है। अब सच्चाई तो किसको पता, लेकिन जो न्यूज़ में सुनते हैं मैं आपको वही बताता हूँ। जैसे बोलते हैं कि मुकेश अंबानी की जो लड़की है, ईशा अंबानी, ये नाम यही ईशा अंबानी है ना, ईशा अंबानी जो है वो विदेश में पढ़ती थी, भारत में आई और उसने मोबाइल में नेट देखा तो वो 3G में स्पीड नहीं आई, तो उसने अपने फादर को सजेस्ट किया कि यहाँ पर तो इंटरनेट की स्पीड ही नहीं है, बाहर विदेशों में तो अच्छी है। बस वहीं से मुकेश अंबानी को एक आइडिया मिल गया। ठीक है, तो ये तकनीकी पर्यावरण का एक तरीके से अध्ययन आप बोल सकते हैं, विश्लेषण बोल सकते हैं। उस बात को उन्होंने सीरियस लिया कि बात तो सही है, बाहर विदेशों में इतनी स्पीड में इंटरनेट मिल रहा है, इंडिया में क्यों नहीं है। तो बस वहीं से उनके पास जियो का आइडिया आया, उन्होंने उसके ऊपर काम किया और उसके बाद में जियो लॉन्च कर दिया। अब देखो आप, अभी और भी तो 4G और 5G आ रहे हैं, और भी तो कंपनी लेके आ रही है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला, जिसने उस अवसर को पहचाना, वो कौन है, जियो कंपनी, मुकेश अंबानी ने। तो देखो, पहल करने का लाभ, जो सबसे पहले पहल करेगा, सबसे पहले उस अवसर को देखेगा, सबसे पहले उस अवसर पे काम करेगा, उसको सबसे पहले बड़ा लाभ होगा। उसके बाद में उसको देखा देखी करके तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन उनको उतना थोड़ी होगा लाभ। तो पहल करने का लाभ मिलता है, जो सबसे पहले करेगा उसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। ओके, तो इसीलिए अगर आपको अवसरों को पहचानना है, संभावनाओं को पहचानना है, और सबसे पहले किसी अवसर को भुना करके उसका लाभ कमाना है, तो आपको व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन और विश्लेषण निरंतर करते रहना पड़ेगा। सेकंड नंबर, खतरों की पहचान। खतरे बोल सकते हैं, चुनौतियां बोल सकते हैं। खतरों की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। समय से पहले चेतावनी में सहायक। यस, जो भी परिवर्तन होता है व्यावसायिक पर्यावरण के अंदर, है ना, तो जो व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करेगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे व्यापार को प्रभावित करने वाले कौन से जो घटक हैं, जो हमारे व्यापार को आने वाले टाइम में प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अभी आपने, पहले क्या होता था, मारुति सुजुकी की जो कंपनी की गाड़ियां हैं वो लोग अंधाधुंध खरीदते थे, क्योंकि कम कीमत के अंदर अच्छी गाड़ी आ जाती थी
एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये होता था कि माइलेज बड़ा अच्छा देती थी, क्योंकि गाड़ी में वजन ही नहीं होगा तो माइलेज तो देगी ना। तो बढ़िया मस्त बिजनेस चल रहा था, टॉप की गाड़ियाँ बिक रही थी, अभी भी बिक रही हैं, कोई पीछे नहीं है कंपनी। बट अभी आपको पता है एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब लोगों को बढ़िया हल्की फुल्की चमकीली बढ़िया माइलेज देने वाली गाड़ी नहीं चाहिए, उनको अब सेफ गाड़ी चाहिए। आपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखा होगा जहाँ पर एक्सीडेंट दिखा रहे हैं मारुति की गाड़ी का और टाटा की गाड़ी का। तो अब ये क्या है, ये मारुति सुजुकी के लिए खतरा नहीं है? अगर हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसके लिए तो ये खतरा है। अगर वो व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करे, लोगों की मेंटेलिटी का अध्ययन करे, तो उसको कहीं ना कहीं एहसास जरूर होगा कि भैया अब तो कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा, सिक्योर बनाना पड़ेगा, गाड़ी यूँ थोड़ी सी टक्कर में भेड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब उसको एक मजबूत गाड़ियाँ बनानी पड़ेगी, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वही है खतरों की पहचान। ये तो मैंने एक मेरा एग्जाम्पल दिया है जो मैंने ऑब्जर्व किया। बाकी अब आप जो भी व्यापारी होते हैं ना, उन बहुत सारे उनके आने वाले जो टाइम में खतरे होते हैं उनके व्यापार के प्रति, वो समय से पहले उनको पता चल जाते हैं और फिर वो क्या कर देते हैं, समय से पहले चेतावनी मिलने से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि कोई भी खतरा, कोई भी डेंजर आ रहा है, लेकिन सो नहीं रहे हैं, मजबूती से खड़े हैं कि हाँ भाई ये चीज़ आएगी और इसका सामना करना है, उसके लिए जितना कोशिश कर सकते हैं उस खतरे को कम करने की उतना करेंगे। लेकिन अगर कोई नींद में ही हो, व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन ही नहीं कर रहा, पर्यावरण में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका अध्ययन ही नहीं कर रहा, तो आग लगने पे कुआं खोदेंगे क्या? नहीं, तब तक तो सब स्वाहा हो जाएगा, कुएं से पानी निकालोगे तब तक। तो वही है, तो आग लगने पे कुआं अगर नहीं खोदना है तो आपको व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए व्यावसायिक पर्यावरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपयोगी संसाधनों का दोहन, संसाधनों का दोहन मतलब ये क्या है, ये देखो मैं बताता हूँ। संसाधन मतलब रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, आपको बताया मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड में भौतिक संसाधन और मानवीय। किसी भी व्यापार के अंदर, कोई भी व्यापार ले लो, कोई भी उद्योग ले लो, दो तरह के संसाधन होंगे, एक भौतिक, एक मानवीय। मानवीय संसाधन वो होते हैं जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, और वो भौतिक संसाधनों यानी कि सामग्री, मशीनें वगैरह जो होती है, मटेरियल वगैरह होती है, जो उनका यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बेचते हैं। सो भौतिक और मानवीय संसाधनों का अगर आप चाहते हैं कि उनका कैसा उपयोगी, इनमें भी बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जो अनुपयोगी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी होते हैं। तो आप अगर अच्छे अच्छे व्यक्तियों को चूज़ करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप चूज़ करना चाहते हैं, तो आप उन अच्छे संसाधनों का दोहन करके अच्छा व्यापार कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं ना, जैसे कोई टेक्नोलॉजी में कोई बंदा बहुत होशियार है ना, तो आप अभी जैसे हो भी रहा है ना, उपयोगी संसाधनों का दोहन कैसे किया जाता है आपको पता है। अभी एजुकेशन लेवल पर बहुत बड़े बड़े एडटेक कंपनीज स्टार्ट हो रही है ना, जो कुछ यूट्यूबर थे लेकिन अभी उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई हैं। कैसे बनी उन्होंने? क्योंकि उनको फंडिंग मिली। तो जो फंड देने वाला है वो क्या कर रहा है, उनको पता है कि ये बंदा बड़ा खतरनाक है, इसके पास ऑडियंस भी है, बच्चे इसकी बात भी सुनते हैं, क्यों ना इसको फंडिंग कर दें, इसका व्यापार बढ़ाते हैं, अपन को भी लाभ मिलेगा। तो इसको बोलते हैं उपयोगी संसाधनों का दोहन। लेकिन ये कब होगा? जब आप, अच्छा जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो कौन होगा इन्वेस्टर? वो इन्वेस्टर पक्का वो व्यक्ति होगा जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है, व्यावसायिक पर्यावरण का बराबर अध्ययन करता है, और उसने अपॉर्चुनिटी देखी कि अरे वाह ये टीचर तो बड़ा फेमस हो रहा है, लोग इसके पीछे, बच्चे इसके पीछे पागल हो रहे हैं, चलो इसको फंड करते हैं। और उसको वो 1000, 2000, 5000, 7000, 700, 100 जितनी करोड़ की फंडिंग चाहिए वो उसको पैसा दे दिया कि ले पैसा, अब ये भी स्टार्ट कर, ये भी स्टार्ट कर, ये भी स्टार्ट कर, ये भी कर, सब कर दें। तो वो सामने वाला व्यापारी जो है, जो इन्वेस्टर है, उसका दिमाग देखो आप। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जो सो रहे हैं, व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में पता ही नहीं है, तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। देखो व्यावसायिक पर्यावरण है तो सीधी सी बात है, परिवर्तन होंगे, बिल्कुल होंगे, और कैसे होंगे? तीव्र गति से। आप मुझे ये बात बताइए, अभी जो आपको पता है, आपके जो दादाजी होंगे या दादी जी होंगे घर पे, जो भी बड़े होंगे, उनकी सोच में,
और आपके फादर और आपके मदर हैं उनकी सोच में और आपकी सोच में रात दिन का अंतर है। उनकी पसंद नापसंद अलग है, आपके फादर और मदर की पसंद नापसंद अलग है, आपकी पसंद नापसंद अलग होगी, आपकी आने वाली जनरेशन होगी उसकी पसंद नापसंद अलग होगी। तो ये लोगों का सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं इसको, है ना। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं जो तीव्रता से हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे परिवर्तनों का आप सामना करें तो आपको व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, और क्यों जरूरी है व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन, तो इसमें आता है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक, नीति निर्धारण में सहायक, यस। नियोजन एवं नीति निर्धारण में क्या है, सहायक। मतलब क्या हुआ, नियोजन को आप इंग्लिश में याद रखिए पॉलिसी, प्लानिंग। नीति यानी कि पॉलिसी कोई। तो अगर आपको प्लानिंग करनी है, सबसे पहले तो बेटा प्लान हमेशा किसका किया जाता है, भविष्य का। और भविष्य में क्या परिवर्तन होंगे इसके बारे में आप थोड़ा बहुत कैसे पता कर सकते हैं, जब आप व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो भविष्य के बारे में आपको कुछ आइडिया लग सकता है। तो जो भविष्य के लिए आपको नियोजन करना है या कोई पॉलिसीज डिसाइड करनी है तो आपको व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ेगा। बिना व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन किए हुए, बिना आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, जो भी समाज के अंदर होता है, जो भी पर्यावरण में परिवर्तन होता है, अगर आप उसका अध्ययन नहीं करते हैं तो आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी, वो फेल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, निष्पादन में सुधार। 6 नंबर है निष्पादन वर्ड पता है क्या है, निष्पादन में सुधार। सबसे पहले तो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर निष्पादन है क्या। निष्पादन वर्ड जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस। यस, हम लोग अंग्रेजी, भले हिंदी मीडियम के हैं लेकिन हमको पता है अंग्रेजी हम अच्छे से समझते हैं, बोलना नहीं आता वो अलग बात है। निष्पादन में सुधार यानी कि अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस, अगर किसी भी व्यापार को अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना है, अपने उत्पाद को अच्छे से और क्वालिटी वाला बनाना और फैशनेबल बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो समाज स्वीकार करे, तो आपको व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपको अगर अपने उत्पाद वगैरह की निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो आपको व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ेगा। ओके, तो ये थे व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व। अब आते हैं व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम, जो कि अभी तक मैंने बोला किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोलूँगा क्योंकि अब मैं जो कराने वाला हूँ वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। वो क्या है, व्यावसायिक पर्यावरण के एग्जाम में आयाम भी पूछ सकता है या तत्व भी पूछ सकता है। व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम या तत्व, रट्टे मारोगे ना तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी मुझे सुनोगे 100% समझ में आएगा। तो देखिए व्यावसायिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं। जब कब से मैं बोल रहा हूँ ना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, ये वो, तो वो शक्तियाँ कौन कौन सी है जो व्यापार के बाहर है और व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं, वो सारी शक्तियाँ जो है वही तत्व है। तो व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम, तत्व या शक्तियाँ, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है आर्थिक पर्यावरण। पहला तत्व कौन सा है, आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण क्या है हम समझे नहीं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सर इकोनॉमिक क्या है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, हमको पता ही नहीं। चलो मैं बताता हूं आपको। आर्थिक पर्यावरण में आता है, हिंदी में लिखूं, चलो हिंदी में लिख देता हूं, ब्याज की दरें। ब्याज की दरें, इसका क्या मतलब है अभी बताएंगे। और जो व्यक्ति है उनकी आय का स्तर, ओके। या फिर जो शेयर बाजार, नाम सुना है, शेयर बाजार, उसका सूचकांक, ओके। और मूल्य वृद्धि, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। चलो ये सब आर्थिक पर्यावरण के अंदर आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं
और उससे आपको समझ में आएगा। और हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्याज की दरों का कि कैसे आर्थिक पर्यावरण जो है वो किसी भी व्यापार को प्रभावित कर सकता है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। ठीक, तो देखो मान लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया। अभी आपको सबसे पहले मानने से पहले एक सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है इंडिया के अंदर अगर आज के दिन, आज मैं ये जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज के दिन मान लेते हैं कि किसी एक शोरूम के अंदर कार शोरूम में चले जाते हैं जहां पर कारें बिकती हैं, किसी भी कंपनी का ले लो, और मान लेते हैं आज के दिन वहां पर 20 कारें बिकी। आप मुझे बताइए ऐसे कितने ग्राहक होंगे जो 20 की 20 कारें लेके गए और पूरा पेमेंट करके गए? ये लो पकड़ो, बहुत कम। लगभग 20 में से 19 ऐसे होंगे जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, बैंक से लोन करवा रखा है। मतलब उस कार शोरूम वाले को तो पैसा मिल जाएगा हाथों हाथ। 1 लाख डाउन पेमेंट दिया, मान लेते 10 लाख की कार ले रहे हैं, 1 लाख डाउन पेमेंट दिया, 9 लाख रुपए बैंक से लोन लेके दे दिया, कार वाले को 10 लाख दे दिए, कार शोरूम फ्री। अब हम बैंक को ब्याज सहित किस्तें भरते रहेंगे। ऐसा ही होता है। अब गवर्नमेंट को लग रहा है यार ऐसे तो लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, क्योंकि जब लोगों के पास में बहुत ज़्यादा महंगाई कैसे बढ़ती है समझना, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। जैसे ही लोगों के पास में बहुत ज़्यादा जब पैसा आ जाता है, कैसे आ सकता है, एक तो उनकी कमाई बहुत अच्छी हो, और एक उनको जब लोन वगैरह बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो लोगों के पास जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, मार्केट जाएंगे, और मार्केट में चीज़ों की डिमांड करना स्टार्ट करेंगे। कोई क्या खरीद रहा है, कोई क्या खरीद रहा है। यानी कि अगर उधर से जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं कम और डिमांड है बहुत ज़्यादा, खरीदने वाले बाहर बैठे हैं 1 लाख, हमारे पास कारें पड़ी हैं 10,000, अब तो महंगाई बढ़ेगी ना। तो जब इस तरीके से महंगाई बढ़ती, इसको बोलते हैं डिमांड और सप्लाई रूल। सप्लाई बहुत कम है, जैसे कांदों का एग्जांपल लेता हूँ। कांदे समझते हो, प्याज, कभी 2 रुपये किलो मिलने लग जाते हैं और कभी के कभी वो 100 रुपये हो जाते हैं। कैसे? जब मार्केट में प्याज बहुत कम बच जाते हैं तो महंगे हो जाते हैं। खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन चीज़ कम है तो महंगाई, उसकी रेट बढ़ जाती है। लेकिन प्याज बहुत है, फुल प्याज, प्याज ही प्याज चारों तरफ, तो फिर कोई खरीदने वाला नहीं होता, कितना खरीदेगा कोई यार, तो उसके बाद में उसकी प्राइस कम हो जाती है, 2 रुपये किलो मिलने लग जाते हैं। तो ये सब सेम रूल सब जगह अप्लाई होता है। तो गवर्नमेंट को लगा यार ये तो लोग तो कमाई वमाई लगी नहीं पड़ी है, और इंडिया के अंदर लोग लोन ले लेके प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं और उधर से सप्लाई हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, फिर रोना रो रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर ऐसा करा भी है हाल में, गवर्नमेंट क्या करती है, ब्याज दरों में वृद्धि कर लेती है। अब समझना ब्याज दरों में वृद्धि से क्या होगा, मतलब आरबीआई अपनी रेपो रेट बढ़ा देती है, और रेपो रेट बढ़ने से सभी बैंक के अपनी ब्याज दरें बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अब मेरे जैसा बंदा सोच रहा था चलो यार कार लेनी है इस बार दीपावली पे, और इंटरेस्ट रेट ठीक है 10%, ओके ठीक है ले लेंगे। बाद में पता चला कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट जो है 12% हो गई। अब मैं थोड़ा सोचूंगा यार पहले तो 10% थी, इंटरेस्ट रेट 12% हो गई, छोड़ो कैंसिल, नहीं लेते। तो क्या हुआ, इस तरीके से मेरे पास पैसा नहीं आया। क्यों? ब्याज दरें बढ़ गई तो मैंने लोन लिया नहीं, और मैंने लोन ही नहीं लिया तो मैं जाके प्रोडक्ट खरीदूंगा नहीं, और जब मैं प्रोडक्ट ही नहीं खरीदूंगा तो उस कंपनी की प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और उस कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो वो व्यापार प्रभावित हो गया ना भैया। वो व्यापार क्या हो गया, नकारात्मक प्रभाव हो गया ना। तो महंगाई भी कंट्रोल हो गई और उस व्यापार पे भी प्रभाव पड़ा। हम महंगाई कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो व्यापार की बात कर रहे हैं कि व्यापार ऐसे प्रभावित हो सकता है। दूसरे तरीके से अगर ब्याज दरें कम कर दे तो लोग लोन ही लोन लेंगे, और लोन लेके क्या करेंगे, जाके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, कोई घर खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, कोई क्या खरीदेगा, और तो उनकी व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये आर्थिक पर्यावरण होता है। ये मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताऊंगा ना 2 घंटे इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन सब का प्रभाव, ये आर्थिक पर्यावरण में ये सब चीज़ें शामिल होती है, और इनका प्रभाव व्यापार पे पड़ता है। वो परिस्थितियों पे निर्भर करता है, सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा। तो ये आपके लिखा हुआ है पूरा, और ये था आपका आर्थिक पर्यावरण। नेक्स्ट हम चलते हैं सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट। समाज के अंदर भैया इंडिया में रहते हैं, रंग बिरंगे लोग हैं, यहाँ पर रंग बिरंगे त्योहार हैं, रंग बिरंगी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे त्योहार, है ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स,
एक्सेट्रा और भी है यार बहुत सारी चीज़ें। ये सब जैसे रीति रिवाज हो गया, त्यौहार हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सामाजिक व पर्यावरण के अंदर आते हैं। अब आप बोलोगे सर ये बेचारे रीति रिवाज यानी कि शादियाँ वगैरह जो होती हैं या जो त्यौहार होते हैं जैसे दीपावली है, होली है, क्रिसमस है, ईद है, तो ये जितने भी त्यौहार हैं ये कैसे किसी व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं? इनका बेचारे व्यापार से क्या लेना देना? लोग मज़े कर रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, पड़ता है। इन सब का प्रभाव किसी भी व्यापार पर पड़ता है। देखो बेटा, हम बाहर यूएसए के अंदर वगैरह थोड़ी रह रहे हैं कि चर्च में जाएंगे हो गई शादी, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर अगर किसी घर में शादी हो तो कार्यक्रम कितने महीने चलता है? 2 से 3 महीने तैयारियाँ चलती हैं। उसके बाद में न जाने अनंत गिनत तो रस्में होती हैं, है ना। तो इंडिया है भैया ये, यहाँ पर बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बहुत सारे मूल्यज हैं जिनके ऊपर लोग चलते हैं और इन सब का प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, यानी कि जो भी ये चीज़ें हैं इस पे क्या होता है। जैसे अभी दीपावली है ना, आप न्यूज़पेपर में जाके पढ़ना कि दीपावली के दिन जो धनतेरस होती है उस 2 दिन में कितनी बिक्री हुई है। डेटा अगर देखोगे ना हक्के बक्के रह जाओगे। तो जब त्यौहार आते हैं, जब शादियों की सीजन आती हैं, तब क्या होता है? सामान बहुत ज़्यादा बिकता है, मार्केट में एक रौनक आती है, व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होता है, लोग दबा के चीज़ें खरीदते हैं। तो ये जो सामाजिक पर्यावरण है इसका व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, रीति रिवाजों को अच्छे से समझेंगे, उन रीति रिवाजों में कौन कौन से उत्पादों की ज़रूरत पड़ती है उनको अगर अच्छे से समझेंगे और उस हिसाब से व्यापार में परिवर्तन लेके आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ओके, बोलने को मैं कह रहा हूँ फिर बहुत कुछ है, लेकिन इतना कुछ बोलूँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा कम टाइम में आपको अच्छे से करवा दूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 3rd। और कौन सा तत्व है? प्रौद्योगिकी। ये क्या चीज़ है सर? नाम पहली बार तो नहीं सुना? प्रौद्योगिकी पर्यावरण। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी, टेक्नोलॉजी में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको अपना लो। अगर किसी ने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, बेटा आप भी आगे जाके कुछ ना कुछ तो काम करोगे ना, व्यापार करोगे या जॉब करोगे, तो आपको भी जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसको फटाफट से अपनाना है। और तकनीकी रूप से क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके ऊपर हर व्यापार को ध्यान देना चाहिए। जिन जिन लोगों ने अपना व्यापार, जिन जिन रेस्टोरेंट ने अपने व्यापार को सबसे पहले जोमेटो पे बुक कराया होगा उनको सबसे पहले ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि वहाँ से अब तक बहुत सारे ऑर्डर गए होंगे। अगर क्वालिटी अच्छी है तो बहुत सारे रिव्यू आए होंगे। तो जोमेटो पे कोई भी सर्च करेगा तो उस रेस्टोरेंट को जोमेटो सबसे ऊपर दिखाएगा। समझ में आ रहा है? उसकी तो बिक्री बढ़ ही रही है, भले वो घर से रेस्टोरेंट चला रहा हो। तो तकनीकी रूप से जो परिवर्तन होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस होते हैं उसको अपनाना चाहिए। तो ये भी व्यापार को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है अभी, वो है 5G। जब 3G से हम 4G पे आए थे तो दुनिया बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुई, भारत में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए, वरना आप बैठ के इंस्टाग्राम पे ऐसे रील देख नहीं पाते। ठीक है, तो 5G आ रहा है तो और परिवर्तन होंगे। अगर 4G नहीं होता ना तो अभी आप ये ऑनलाइन मेरे से क्लास भी नहीं ले पाते। ठीक है, राजनीतिक पर्यावरण। नेक्स्ट है राजनीतिक पर्यावरण। जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो भी व्यापार को प्रभावित करती है। कैसे? 2 तरीके से। आपके जो पॉलिटिक्स हैं, अगर वो जो है राजनीतिक शांति है, हेल्दी कंपटीशन है, तो आपके व्यापार को बहुत लाभ होगा। और अगर राजनीति में जो लोग आए हुए हैं, जो पावर में हैं, वो व्यापार को बढ़ावा देते हैं तो आपके व्यापार को लाभ होगा। लेकिन अशांत है या अस्थिर है, स्थिर नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होता है, वहाँ की कोई भी पार्टी पावर में आ जाए वो स्थिर है ही नहीं, 4-5 साल पूरे नहीं कर पाती है। या फिर अफगानिस्तान चले जाओ, तालिबान मिलेगा आपको वहाँ जाके व्यापार करना। ठीक है, नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी नहीं एंटर नहीं करना चाहेगी, है ना। तो वही है,
तो आपको कहीं भी अपना जहाँ व्यापार है वहाँ पर राजनीति के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, और राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए उसको, क्योंकि पॉलिटिक्स का व्यापार पर बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ता है अगर बड़े लेवल का आपका व्यापार है तो। एग्जाम्पल के लिए अंडानी देखो कहाँ से कहाँ चला गया, आपको क्या लग रहा है उसने कुछ मतलब पीछे पावर है भैया, उसको पॉलिटिकली सपोर्ट है ना गवर्नमेंट का, इसीलिए वो इतना स्पीड से रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। ओके, तो राजनीतिक पर्यावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है विधिक। विधिक क्या होता है अभी बताता हूँ। कानूनी, आप कानूनी भी लिख सकते हैं। पर्यावरण, कानून में जो भी परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे कानून है ना, जैसे अपना कंपनी अधिनियम 2013 आपने पढ़ा होगा, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा इसको, है ना। कानूनी परिवर्तन बहुत सारे कानून जो होते हैं, जैसे औद्योगिक अधिनियम है, औद्योगिक अधिनियम, ये कुछ अधिनियम के नाम लिख रहा हूँ, बहुत सारे हैं वैसे तो। औद्योगिक अधिनियम 1951, और कारखाना अधिनियम है, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, श्रम अधिनियम है, और संघ अधिनियम है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है, बहुत सारे अधिनियम है। मतलब अधिनियम मतलब ये कानून है, सारे एक्ट हैं। गवर्नमेंट अगर इन कानून के अंदर, इन एक्ट के अंदर कुछ संशोधन लेके आती है, कुछ अमेंडमेंट लेके आती है, या फिर कोई नया कानून बनाती है, तो उसका आपके व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक भी पड़ सकता है, नकारात्मक भी पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट जो भी नए कानून वगैरह बनाती है, हर व्यापारी को, बड़े व्यापारी को इस पे ध्यान देना चाहिए, उस पर अच्छे से उसको स्टडी करना चाहिए। अगर किसी को बड़े लेवल का व्यापार भारत में करना है तो ये मैंने कुछ कानून बताए हैं, ऐसे 5-7 और हैं, कम से कम 8-10 कानून हैं जिसको अच्छे से समझना चाहिए, या ऐसा एक एडवाइज़र एक्सपर्ट होना चाहिए आपको जिसका इसका नॉलेज हो। नहीं तो अगर आप गलती करेंगे कुछ ना कुछ पेनल्टी लग जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए कंपनीज अगर आप खोलते हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आपको जो ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, उसके पास में आपको रिटर्न वगैरह जमा कराने होते हैं टाइम टू टाइम। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपकी पेनल्टी लगेगी। तो फालतू पेनल्टी क्यों? GST का रिटर्न, इनकम टैक्स का रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी क्यों भरे? या कुछ ऐसा कर दिया जो कंपनी अधिनियम के अनुसार गलत है तो हो सकता है आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए, है ना। तो आपको इन कानूनों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि और इसमें जो परिवर्तन लाती रहती है गवर्नमेंट या नया कानून लेके आ रही है, उसका भी हर व्यापारी को अच्छे से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके व्यापार के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। आपके लिए बहुत सारे अवसर तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी लेके आ सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए एक और देता हूँ, मैगी। कुछ पता नहीं उसके अंदर क्या मिक्स कर दिया था, मैगी बाय बाय हो गया था इंडिया से, लेकिन बाद में उन्होंने वापस मैगी ने जो है एंट्री मारी, लेकिन एक बार तो लगा ना कि मैगी गया, तो कानून की रूप से तो गया ना कि उसमें आप ये चीज़ें मिक्स नहीं कर सकते, ये वाला केमिकल इतने लेवल पे कर सकते, उन्होंने ज़्यादा कर दिया तो बैन कर दिया, फिर उन्होंने हटाया तब जाके वापस हुआ। तो ऐसे परिवर्तन ये कानून के ही हैं, ठीक है, जो कानून बने हुए हैं आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमने करी हैं कानूनी पर्यावरण के अंदर, और ये हमने कर लिए व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम या तत्व, और इसमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो है भारत में आर्थिक विकास। ये जो टॉपिक आपको इधर दिखेगा, देखो, भारत में आर्थिक विकास, ये टॉपिक मैंने पहले पूरा लिख दिया है। वो इसलिए लिखा है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। देखो, भारत में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया जो है वो हर सेक्टर के अंदर, चाहे वह व्यापार हो, उद्योग हो, सेवा क्षेत्र हो, और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा है, रोजगार है, लोगों की इनकम जो है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, यानी कि उनका जीवन यापन का जो स्तर है, वो सब जब बढ़ता है तो उस देश का विकास होता है। तो भारत का आर्थिक विकास जो है वो हर व्यापार को, हर उद्योग को प्रभावित करता है। और उसके तत्व क्या है, सबसे पहले आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर थोड़े बहुत चांस है, तो वो ये है कि भारत में आर्थिक विकास के तत्व क्या हैं। तो देखिए, भारत के जो आर्थिक विकास के तत्व है, इसमें सबसे फर्स्ट आता है देश में आर्थिक विकास की स्थिति। देश के अंदर आर्थिक विकास की क्या स्थिति, कि इंडिया के अंदर आर्थिक विकास की स्थिति क्या है, उसको जाके चेक करो। आज के दिन में अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास की भारत की स्थिति क्या है, विकासशील है,
विकासशील मतलब डेवलपिंग, अभी विकास हो रहा है, न डेवलप है और न अनडेवलप है, बीच की स्टेज के अंदर है। ओके, भारत के अंदर आर्थिक विकास को जो सेकंड तत्व है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सबको पता ही होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा आपने सामाजिक विज्ञान के अंदर क्लास 9-10 में, कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ पर हर चीज़ गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं करती है और सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी नहीं है, दोनों है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में है, पब्लिक सेक्टर के हाथों में, कुछ निजी क्षेत्र के हाथों में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, सरकार की आर्थिक नीतियां वो भी आर्थिक विकास का एक तत्व है। इसमें औद्योगिक नीति सबसे इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में उससे ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। औद्योगिक नीति 1991 वाली, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाली, उसको मैं आगे आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर आता पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना 1952 के अंदर शायद स्टार्ट हुई थी, और आपके वो डिटेल में तो नहीं है, बस आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर 5-5 साल का प्लान बनाया जाता था कि भाई 5 साल में आगे इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ये करना है, इस क्षेत्र में ये करना है, इस क्षेत्र में ये करना है। फिर वो टारगेट या गोल डिसाइड कर लिया जाता था। उसके बाद में 5 वर्ष में जाके देखते थे भी कैसा रहा, उसके बाद 5 वर्ष बाद का एक और गोल डिसाइड कर दिया। इसको पंचवर्षीय योजनाएं कहते थे। 1991 से पहले ये 89 तक पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक सूचकांक, आर्थिक सूचकांक मतलब इकोनॉमिक इंडेक्स, ये आपको बताते हैं कि भैया आपका आर्थिक विकास कैसा है। जैसे नेशनल इनकम, यानी कि आपकी जो राष्ट्रीय आय है उसका स्तर क्या है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, वो कितना है आपका। और सेविंग, यानी कि लोग बचत कितनी करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है। ये सब किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के आर्थिक विकास के सूचकांक होते हैं। अगर जो राष्ट्रीय आय हैं वो बहुत अच्छी हैं, अगर जो घरेलू उत्पादन है, सकल घरेलू उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लोग बचत बहुत ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पर आयात निर्यात बहुत ज़्यादा होता है, आयात कम होता है, निर्यात बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ का विकास, उस देश का विकास बहुत तेज़ी से होता है। अब आप बोलोगे सर कोई भी सेविंग करता है, यानी कि बचत करता है, पैसे बचाता है, तो उसका आर्थिक गतिविधियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, डिटेल में समझना है, तो आपको अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आपको नहीं आने वाला कि बचत का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बचत से कैसे आर्थिक विकास होता है। बस आप ध्यान रख लेना कि ये आर्थिक सूचकांक है, आपको केवल नाम याद रखने हैं। बता तो मैं सकता हूँ, लेकिन फालतू लेक्चर लंबा करने से मतलब नहीं है। ढांचागत तत्व के अंदर आते हैं कि भैया आपने क्या क्या स्ट्रक्चर बना रखे हैं, क्या क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है जिसकी वजह से यहाँ का विकास होगा। इसके अंदर आते हैं कि भैया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि वित्तीय संस्थाएं जो होती है, जो वित्त प्रदान करती है, यानी कि लोन वगैरह देती है, लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन लोन वगैरह प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है, उनका स्टेटस क्या है। बैंकें किस स्तर की हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के जो साधन हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का जो सिस्टम है, उसमें साधन भी आ गए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, हाईवे आ गया, रोड आपका एयरवे आ गया। ओके, और इसके अलावा जो ये शिप वाला सिस्टम होता है, जहाज़ के द्वारा जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, वो सारे पोर्ट, एयरपोर्ट और जो है रेलवेज वगैरह आपके कैसे हैं। कम्युनिकेशन का स्तर कैसा है ना, कम्युनिकेशन समझ गए, संप्रेषण है ना, आप कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हो। अभी तो अच्छा खासा संप्रेषण का स्तर है ना, ओके, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि आर्थिक विकास के तत्व हैं। अब आइए स्वतंत्रता के समय इंडिया के क्या हालात थे, थोड़ा उसके ऊपर नज़र डालते हैं। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस टाइम रिसोर्सेज ज़्यादा थे नहीं और हालात बहुत ही बदतर थे। फिर धीरे धीरे उसमें अंदर बदलाव आए। अभी हमको आज़ाद हुए पूरे 100 साल भी नहीं हुए, लेकिन देखा जाए अगर तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। उसके पीछे रीजंस क्या है उस पर भी आएंगे। लेकिन स्वतंत्रता के समय जो है भारत जो है वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, यानी कि अधिकतर लोग खेतीबाड़ी पे निर्भर थे और गाँव में ज़्यादातर, अभी भी ज़्यादातर लोग गाँव में ही रहते हैं। और इंडिया जो है वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। 70% लोग जो है
इंडिया के टोटल 70% लोग कृषि पर निर्भर थे, यानी कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और कृषि के अंदर भी साधन कोई उनके पास कोई ट्रैक्टर या पानी निकालना, अंडरग्राउंड वाटर जो है निकालने की व्यवस्था वगैरह नहीं थी। उतने ज़्यादा उनके पास साधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, संसाधन नहीं थे। हाँ, वो बारिश के मौसम के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड होता था, इसकी वजह से बहुत रिस्क वाला मामला था। 80% जनसंख्या जो है गाँव में रहती थी, अभी भी रहती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है। और अगर गांव का विकास किया जाए तो वो पॉपुलेशन वहीं रहेगी और शहर बड़े नहीं होंगे। इससे आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ओके, असंगत उत्पादन तकनीक। असंगत मतलब उत्पादन की जो टेक्निक्स थी, जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स थी, वो असंगत थी, अच्छी नहीं थी। इसके अलावा बीमारियां बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, और उसमें भी शिशु मृत्यु दर जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची थी। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर पुराने टाइम में एक ही परिवार में 10 बच्चे, 15 बच्चे, 12 बच्चे होते थे। उसकी वजह ये ऊंची मृत्यु दर था। पुराने टाइम में क्या होता था, भारत के अंदर मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर यानी कि बच्चे जो है उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। यानी कि अगर बच्चे जो है वो मतलब उनकी मृत्यु ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से फिर जो है जो जन्म दर है वो बढ़ गई। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? भैया, हर परिवार को ये डर रहता था कि अगर हमारे 10 बच्चे हैं, अब इसमें से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और उसमें बच्चे की मृत्यु हो गई तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा या हमारे पीढ़ी को आगे कौन बढ़ाएगा। इसीलिए फिर पुराने टाइम में 10, 12, 15 पूरी की पूरी एक क्रिकेट टीम जो है बच्चों की जन्म ले लेती थी एक ही परिवार के अंदर। इसलिए आप अगर पुराने टाइम में देखेंगे अपने दादा या परदादा, है ना, उस टाइम में आप जाएंगे तो उनके 10 भाई, है ना, इतने परिवार में होते थे। वो इसलिए होते थे क्योंकि ऊंची मृत्यु दर थी, पुराने टाइम की बात करूं। फिर उसने इस परंपरा का रूप ले लिया, फिर परिवार धीरे धीरे बड़े होने लग गए। अब जाके जब ऊंची मृत्यु दर कम हो गई है तो अब परिवार, फैमिलीज जो है वो छोटी होने लग गई हैं। ओके, तो ऊंची मृत्यु दर की वजह से इतना पॉपुलेशन का एक ये भी फैक्टर होता है कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ी, क्योंकि मृत्यु दर ऊंची थी तो बच्चे ज़्यादा पैदा करने लग गए लोग, ताकि कुछ तो बच जाए। और उसके बाद में मृत्यु दर तो नीचे आ गई, लेकिन फिर वो परंपरा बन गई है ना कि ये परिवार जो है वो बड़ा होना चाहिए। पुराने टाइम में जितना बड़ा परिवार होता था वहीं पर रिश्तेदारी वगैरह ज़्यादा होती थी, लोगों के रिश्ते वगैरह बनते थे। आज के टाइम में ये थोड़ा सा कंट्रोल हो चुका है अगर बात करें भारत की। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। ये समस्याएं थी स्वतंत्रता के समय और इस समस्याओं को दूर करना था, और इसके लिए आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आर्थिक विकास होगा तभी जो है लोग कृषि पे कम डिपेंड रहेंगे और शहरीकरण होगा और उत्पादन की नई टेक्निक आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, बीमारियां कम होगी, ऊंची मृत्यु दर कम होगी, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे ध्यान देने की बात थी। अब इसके लिए जो है आर्थिक विकास करना था। अब उसके अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर निरंतर बदलाव करते रहे, निरंतर बदलाव करते रहे, कुछ ना कुछ अच्छा कोशिश करते रहे, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। और इस निरंतर बदलाव के अंदर मेन 2 बदलाव इन्होंने किए। पहले क्या था कि सारा का सारा जो सारे के सारे क्षेत्र थे, क्षेत्र मतलब जो एरियाज थे, जैसे व्यापार हो गया, सेवा हो गया, ये सब गवर्नमेंट के हाथों में थे। गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया, एक ढांचागत उद्योग, एक उपभोक्ता वस्तुओं का विकास। ढांचागत के अंदर पता क्या हो गया, जैसे आपके हाईवे आ गया, हाईवे बनाना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, पोर्ट बनाना हो, है ना, पोर्ट मतलब बंदरगाह, है ना, वो बनाना हो, जैसे शिक्षा हो गया, है ना, ये सारे, या पुल बनाना हो कोई, है ना, ये सारे ढांचागत जो उद्योग थे ये सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में रहे। सार्वजनिक मतलब पब्लिक क्षेत्र, कह सकते हैं गवर्नमेंट की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, वो एक, और जैसे हो गया रेलवे हो गया, ये सार्वजनिक क्षेत्र हैं। तो ढांचागत उद्योग सारे के सारे सार्वजनिक क्षेत्र में दे दिए। इन्होंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने बोला हम अच्छा करेंगे, और प्रोडक्शन पे निजी क्षेत्र को बोला, प्राइवेट सेक्टर, जो भी कोई भी जो है इन निजी क्षेत्रों के, निजी क्षेत्र का व्यक्ति जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो उपभोक्ता वस्तुओं के विकास पे ध्यान देने लग गया। मतलब जो लोग उपभोग करते हैं उसका डेवलपमेंट उनके हाथों में दे दिया, और इस वजह से जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदय हुआ, और इसके साथ में ही जो है जो विकास है वो बहुत तीव्र गति से, तेज़ी से बढ़ा। भारत के इस विकास, जो अभी आप देख रहे होंगे कि भारत भी दुनिया के जो टॉप लेवल के देश हैं उनके बराबरी के सामने मतलब चलने की कोशिश कर रहा है ना, और आने वाले टाइम में और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। तो उसके पीछे उसकी शुरुआत जो बहुत पहले से हुई थी, वो हुई थी जुलाई 1991 के अंदर, यानी कि जुलाई 1991 के अंदर जब आई नई औद्योगिक नीति।
ये नई औद्योगिक नीति जो है, उस टाइम के वित्त मंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो सरदार जी है ना, जिनके ऊपर एक दो मूवी भी बन चुकी है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री थे, और उन्होंने इस जुलाई 1991 के अंदर भारत के लिए कुछ ऐसा किया जिसने भारत की तस्वीर बदल के रख दी। और इनका श्रेय पूरा का पूरा, आज आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, आज आपके हाथ में मोबाइल हैं, आज आपके पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ये 1991 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह नई औद्योगिक नीति नहीं लेके आते तो कुछ नहीं होता अभी आपके पास में। तो उनका श्रेय इनको जाता है। ये 3 चीज़ें लेके आए थे जिनको LPG बोला जाता है। L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। L मतलब लिबरलाइजेशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। अब ये 3 पॉलिसी लेके आए थे। इन तीनों पॉलिसी ने भारत की तस्वीर बदल के रख दी, ठीक है। वरना जब जुलाई 1991 की बात करें तो जुलाई से जस्ट 1 महीने पहले जून में भारत की हालत बहुत ख़राब थी। और भारत के पास मतलब आपको मैं बताऊं, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो नेगेटिव चला गया था, और रुपया जो है वो गिरता जा रहा था। जो अभी आसपास जो गरीब देश है उनकी हालत, जैसे अभी श्रीलंका के हालत हुए, कुछ उस तरीके की संकट था। लेकिन इनको श्रेय जाता है जो उदारीकरण लेके आए। उदारीकरण के अंदर क्या किया, गवर्नमेंट जो है उदार हो गई, उधार नहीं उदार हो गई। उदार मतलब थोड़ी दयावान हो गई, थोड़ी दयालु हो गई। किसके प्रति दयालु हो गई? वो हो गई निजी क्षेत्रों के प्रति दयालु हो गई, व्यापार के प्रति दयालु हो गई। और उन्होंने बोला यार हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, कोई व्यापार स्टार्ट करना है चलो एक लिस्ट दे दी, ये सारे व्यापार बिना लाइसेंस किए कर सकते हैं। आपको छोटी मोटी पास में कोई दुकान लगानी है तो लाइसेंस लेना पड़ता है क्या किसी से? नहीं ना। तो बस वही, तो लाइसेंस समाप्त कर दिए। बहुत सारे सेक्टर में बहुत लाइसेंस लेने पड़ते थे, समाप्त कर दिए। विस्तार की स्वतंत्रता दे दी। अगर आपको आपका एक ऑफिस है और आपको किसी दूसरी सिटी में ऑफिस खोलना पड़ता था 1991 से पहले, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। बोलो नहीं परमिशन लेनी, व्यापार का विस्तार करो। मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता, प्रोडक्ट आप बना रहे हो लेकिन उसका प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, छोड़ो। 1991 के अंदर बोल दिया हम उदार हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं, डील देते हैं आपको, आप अपने आप जो है प्राइस डिसाइड करो। डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति के आधार पर। करों की दर में कमी कर दी गई, जो रेट लगती थी टैक्स की उसको कम कर दिया गया। आयात निर्यात को सरलीकरण किया। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर से सामान मंगा के भारत में बेचना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस को इजी किया गया। आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था को और उसकी प्रक्रिया को सरल किया गया। विदेशी पूंजी भंडारों को बोला, विदेशियों को बोला आओ आओ भैया आओ भारत में आओ, बिल्कुल तुमको परेशान नहीं करेंगे, ये लो व्यापार करो, ठीक है। तो ऐसे उदार हुआ, उदारीकरण हुआ, तो इससे व्यापार एकदम से बढ़ गया। और जो भारतीय विदेशी भंडार जो है नेगेटिव था वो पॉजिटिव में आ गया कुछ ही टाइम के अंदर। निजीकरण के अंदर ये किया गया कि जो निजी क्षेत्र है उसकी बढ़ोतरी की गई। गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टरों को, जैसे ऑटोमिक एनर्जी मतलब परमाणु बम वगैरह बनाना, या एनर्जी का उत्पादन करना, या आर्मी हो गई, या रेलवे हो गया, है ना, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, गिने चुने क्षेत्रों को छोड़ के बाकी सब निजी क्षेत्रों को सौंप दिए। तो निजी क्षेत्रों की बढ़ोतरी हो गई। और प्राइवेटाइजेशन जब आया तो व्यापार तेजी से बढ़ा, सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को कम कर दिया गया। इसी को बोलते हैं निजीकरण करना। फिर वैश्वीकरण मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के बराबर लाने के लिए कदम उठाए गए। और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, भारत को विश्व के साथ आगे तेजी से बढ़ना है तो वैश्वीकरण बहुत ज़रूरी है। इसमें बोला गया है कि ये पूरा विश्व एक गांव है, और इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। यानी कि बाहर बैठा कोई भी विदेशी भारत आके व्यापार कर सकता है और भारत के अंदर अपना व्यापार चला सकता है। भारतीय दुनिया में कहीं भी जाके अपना व्यापार कर सकता है। इसीलिए टाटा बिरला वगैरह पूरी दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट यानी कि 7 जो द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, वहाँ तक फैले हुए हैं। तो इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ में जो है उसको चलाना, ये वैश्वीकरण के अंदर आता है। तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आपको मैं पढ़ा देता हूँ, वो है विमुद्रीकरण। आपको पता है विमुद्रीकरण क्या है? ये विमुद्रीकरण तो आपने भी देखा होगा। उस टाइम आप होंगे आज से अगर बात करें 2016 की, कौन सी क्लास में थे आप? देख लीजिए 2016 के अंदर क्या हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था 8 नवंबर 2016। डेट याद रखना, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 के अंदर। विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन, जो 500 और 1000 के नोट बंद किए थे ना, याद है?
500 के पुराने नोट बंद करके 500 के नए नोट लाए गए, 1000 के नोट तो पूरे ही बंद कर दिए, अभी आपको 1000 का नोट नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जगह 2000 के नए नोट लेके आ गए, अभी वो भी गायब ही है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जब ये 500 और 1000 के नोट बंद किए तो 86% जो मुद्रा थी वो अवैध हो गई थी। केवल 14% मुद्रा लोगों के पास में रही थी 100, 50, 10 के नोट के अंदर, और बाकी की मुद्रा अवैध हो गई थी। फिर इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम भी हुए, लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, और एक रोक लगा दी थी कि आप बैंक से इतना ही पैसा निकाल सकते हैं। नए नोट जारी किए गए, पुराने नोट जमा किए गए, जिससे ये सब इसलिए करा गया ताकि जो फर्जी नोट हैं या जो काली कमाई है, ब्लैक मनी जो है वो बाहर आ सके। ब्लैक मनी कौन सी मनी होती है? ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि कोई काली मनी होगी, कोई काला साया है उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी मनी जो गवर्नमेंट से छुपाई गई, जिसके ऊपर टैक्स बनता था लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया गया, गवर्नमेंट से टैक्स बचा लिया गया, वो ब्लैक मनी होती है। तो वो ब्लैक मनी को बाहर लाया गया, और इसके और भी कई सारे फ़ायदे जो है मिले, और कुछ नुकसान भी हुए, कुछ फ़ायदे भी हुए। ये विमुद्रीकरण है, थोड़ा सा आप अपनी बुक के अंदर से रीड कर सकते हैं। तो और इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक और है, व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव। जब सरकारी नीतियों के में परिवर्तन होता है तो किसी भी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप अपनी बुक के अंदर पॉइंट्स देख लेना, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जब भी सरकार नीतियों में परिवर्तन करती है तो उसका व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रतियोगिता में वृद्धि होती है, अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक उत्पन्न होते हैं, और टेक्नोलॉजी में तेज़ी से परिवर्तन होता है। परिवर्तन की कई बार आवश्यकता भी पड़ती है, मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट याद कर लेना, अंदर अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसी के साथ में हमने एक ही लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर देंगे, और इस तरीके से हम पूरे व्यवसाय अध्ययन को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आपका सपोर्ट यानी कि प्लीज़ आप जो है इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हिंदी मीडियम के आपके क्लासमेट्स हैं उन तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।